सो हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों को नाउन के सेकंड पार्ट में नाउन को पहचानना, उनके यूजेस के बारे में बताऊंगा। उसके अलावा जो मैंने पिछले क्लास में एक्सरसाइज आप लोगों के लिए छोड़ा था उस एक्सरसाइज को भी करवाऊंगा। ठीक है, तो आज हम लोग इसको पढ़ेंगे कि कैसे नाउन को पहचाना जाता है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो स्टूडेंट्स को बहुत परेशान करती हैं। ग्रामर पढ़ना आसान होता है, लेकिन इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट करना काफ़ी मुश्किल होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में जो ग्रामर का उपयोग है वो हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर बनाने तक अगर सीमित रखेंगे तो फिर ग्रामर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ग्रामर पढ़ने का फायदा तब होगा जब आपको लिखना आए, और वो भी काफ़ी शुद्धता के साथ, एरर फ्री अगर आप लिख सकते हैं तो ही ग्रामर का फायदा है। किसी भी भाषा का व्याकरण या ग्रामर पढ़ने का मतलब क्या होता है कि जब आप अपनी भाषा से उस भाषा में कोई चीज़ ट्रांसलेट करें या अपने मन की किसी बात को उस भाषा में लिखने का प्रयास करें तो उसमें त्रुटियां ना हो। इस त्रुटि से बचने के लिए ही ग्रामर की पढ़ाई होती है। लेकिन आजकल के स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रामर को सिर्फ और सिर्फ इस लेवल तक समझना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं कि उनके एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो बना लें। तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर बनाना ग्रामर सीखना नहीं होता है। ग्रामर सीखने का मतलब है कि जब आप कोई चीज़ पढ़िए तो इतनी थॉरली पढ़िए, इतनी गहराई तक पढ़िए, इतनी डीप लेवल तक जाइए कि आपसे किसी भी प्रकार का प्रश्न न छूटे। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति आपसे उस विषय पर चर्चा करे तो आपके पास इतनी नॉलेज हो कि आप उसको बता सकें कि हाँ ये चीज़ें ऐसी होती हैं। अक्सर देखिए, शिक्षक भी कई प्रकार के होते हैं। एक जिनके पास बुकिश नॉलेज है, वो बस किताब में जो लाइन्स लिखी गई हैं उतना ही बता पाते हैं। कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने गहराई तक अध्ययन किया है और वो ताउम्र जब तक वो पढ़ाते हैं तब तक वो पढ़ते भी रहते हैं। तो नॉलेज का सैचुरेशन नहीं होना चाहिए, नॉलेज कंटिन्यूअसली गेन करते रहना चाहिए और उसी क्रम में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा, कई बार ऐसा होता है कि कुछ परीक्षाओं में कुछ ऐसे भी शब्द पूछे जाते हैं जिनका वाक्य के कॉन्टेक्स्ट के आधार पर या उनके जनरल यूसेज के आधार पर ये पूछा जाता है कि बताइए ये वर्ड कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का है। तो उसी क्रम में हम लोग सबसे पहले चल रहे हैं नाउन की तरफ। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में नाउन को पढ़ा था कि नाउन क्या होता है, आज मैं एक बार एक पीडीएफ से आप लोगों को फिर से रिवाइज भी करा दूंगा। लेकिन आज हम लोग थोड़ी सी अलग चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, फिर यूजेज ऑफ नाउन के बारे में आप लोगों को मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे एक नाउन एडजेक्टिव का भी काम करता है। देखिए, सबसे पहले आइए, आप देख सकते हैं आपके सामने हेडिंग है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन्स। नाउन को पहचानना, वाक्य में दिए गए शब्द के बारे में कैसे पता चलेगा कि ये नाउन है कि नहीं है। तो इसके लिए मैंने अभी फिलहाल आपको 4 तरीके दिखाए हैं। सफिक्स के माध्यम से, पोजीशन के माध्यम से, क्वेश्चन वर्ड्स के माध्यम से और उनके यूजेस के माध्यम से। तो जब यूजेस के माध्यम से पहचानेंगे तो उसी समय आपको ये भी पता चल जाएगा कि उसके यूजेस क्या क्या हैं। ये जब मैं आपको करा दूंगा, फिर लास्ट में एक पीडीएफ के माध्यम से मैं कुछ बातें मैंने आप लोगों के लिए कलेक्ट की है वो बताऊंगा। फिर उसके बाद जो पिछले क्लास में एक्सरसाइज रह गया था उसको करवाऊंगा लास्ट में। इसके बाद मैं बताऊंगा कि जब नाउन आपने पढ़ लिया तो नाउन के जो यूजेस हैं, यानी उसको सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है, उसको हम लोग नेक्स्ट जो हमारा बेसिक का पीडीएफ चल रहा था उससे हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अच्छा, सबसे पहली चीज, सफिक्स के माध्यम से हम लोग नाउन को पहचान सकते हैं। तो सफिक्स होता क्या है? देखिए, आप लोगों को मैं एक बताऊं, एक टर्म होता है एफिक्स, AFFIX। एफिक्स का मतलब क्या होता है? वैसे शब्दों के टुकड़े जो किसी दूसरे शब्द के साथ जुड़ के उसके मीनिंग या उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच में परिवर्तन ला देते हैं या फिर दोनों में परिवर्तन ला देते हैं। तो एफिक्स जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, सफिक्स और प्रीफिक्स। ठीक वैसे ही जैसे हिंदी व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं। उपसर्ग का मतलब क्या होता है? वैसे शब्द के खंड जो किसी शब्द के पहले लगते हैं और उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आवश्यक, अनावश्यक, उपयोगी, अनुपयोगी। ठीक है, उसी तरीके से आवश्यक तो आवश्यकता, तो ता मैंने पीछे लगाया और अन मैंने पहले लगाया। तो आवश्यक का मतलब होता है जो जरूरी है, अनावश्यक मतलब जो जरूरी नहीं है। आवश्यक एक एडजेक्टिव है जबकि आवश्यकता एक नाउन है। तो उसी तरीके से जब आप किसी शब्द के पहले और बाद में कुछ ऐसा जोड़ते हैं जिससे उस शब्द का अर्थ और उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच परिवर्तित हो जाए तो उन्हें हम लोग सफिक्स और प्रीफिक्स कहते हैं। पहले लगाने वाले को प्रीफिक्स, बाद में लगाने वाले को सफिक्स कहते हैं। तो सफिक्स, वैसे सफिक्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे जिनका प्रयोग हम लोग करके किसी शब्द को नाउन में बदल सकते हैं। अब एक बात समझिए, एडजेक्टिव में सफिक्स लगा के नाउन बना सकते हैं, वर्ब में सफिक्स लगा के नाउन बना सकते हैं, स्वयं किसी कॉमन नाउन में सफिक्स लगा के उसे दूसरे टाइप का नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदला जा सकता है। आइए,
तो कुछ सफिक्स मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देता हूँ, फिर मैं अगले पेज पर उसके एग्जांपल्स कराऊंगा। देखिए जैसे ION, अब इस ION में एक TION भी होता है और SION भी होता है। ये स्पेलिंग रूल में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि कब लगता है, ठीक है। वैसे ही AR, देखिए और एक चीज आप लोग ध्यान रखिए, ये जो मैंने पहले एक छोटा सा डैश लगाया या हाइफन कहिए, इसका मतलब होता है कि ये जो टुकड़ा है ये किसी शब्द के बाद जुड़ेगा, और ये हाइफन ये दर्शा रहा है कि पहले एक शब्द आएगा। तो AR, ER, OR, SHIP, HOOD, DOM, NESS, CY, ITY, LET, ये वो भर वाला लेट नहीं है, ठीक है। ऐसे ही ERY, चाहे ARY, AGE, ETC इत्यादि। देखिए मैं ये वीडियो आपके जानकारी के लिए बना रहा हूं, लेकिन आपको इसको और अधिक जानना हो तो किताबें पढ़िए। देखिए शिक्षक एक माध्यम होता है जो आपको ये बताएगा कि क्या क्या चीजें होती हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर आपको ज्ञान चाहिए तो आपको बुक्स का हेल्प लेना पड़ेगा। बुक्स में वो सारी चीजें लिखी रहती हैं जो शिक्षक पढ़ाते हैं और आपको समझाते हैं। तो शिक्षकों का मार्गदर्शन लेते हुए किताबों को भी अगर आप अध्ययन करते हैं तो आप एक बेहतर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ION, AR, ER, OR मैंने आपको बता दिया कि ये सफिक्स अगर किसी शब्द के अंत में आपको दिखें तो ये शब्द नाउन होंगे। अब एक बात ध्यान रखिएगा, सफिक्स का मतलब क्या होता है? जो अलग से जुड़ता है। कुछ शब्द नेचुरली इन सारे शब्द मतलब एंडिंग से आएंगे, ठीक है, ये ऑलरेडी उनके लास्ट में ये लगा रहेगा, लेकिन जैसे ही आप इसको हटाएंगे उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। तो उस समय वो समझ लीजिए कि वो जो टुकड़ा आप हटा रहे हैं वो उसका सफिक्स नहीं है, वो उसका ओरिजिनल पार्ट है। तो जब कोई शब्द पहले से पूर्ण अर्थ वाला शब्द होगा, उसके बाद सफिक्स लगा के उसके शब्द या उसके पार्ट, उसके अर्थ या उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को बदला जा सकता है, न कि उसको हटा दिए और उसका कुछ अर्थ नहीं निकल रहा, जी नहीं। तो जो शब्द ओरिजिनल होंगे उनमें अगर ये एंडिंग होगा तो जरूरी नहीं है कि वो नाउन ही हो। ये मैं एज अ सफिक्स बता रहा हूं कि पहले से उस शब्द का अर्थ होगा तब इसको जोड़ के उन्हें नाउन में बदला जा सकता है, उन्हें नाउन बनाया जा सकता है। तो इस बात का ध्यान आपको स्वयं रखना है कि क्या जो शब्द आप पढ़ रहे हैं उसमें ये जो एंडिंग आपको नजर आ रही है इनमें से कोई भी वो उस वर्ड का ओरिजिनल पार्ट है या अलग से एज अ सफिक्स उसमें जोड़ा गया है। आइए दिखाता हूं मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा रिलेट। रिलेट मतलब संबंध दिखाना, संबंध जोड़ना, संबंध बताना। अब अगर आप इसमें ION लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है? रिलेशन। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा कि कई बार ऐसी चीजें आपको मिलेंगी कि जब दो चीजें आपस में जुड़ेंगी तो किसी अक्षर का लोप हो सकता है, दैट इज ओमिशन। तो स्पेलिंग रूल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा आने वाले समय में। स्पेलिंग रूल्स और प्रोनाउंसिएशन के भी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे स्पोकन वाले सेक्शन में, ठीक है। मैं आप लोगों को बहुत जल्द 3-4 टाइप के वीडियोस रोज आपको अपलोड करता हुआ देखूंगा। मैं आप लोगों को स्पोकन इंग्लिश का सेक्शन, वर्ड का सेक्शन, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का सेक्शन और ट्रांसलेशन का सेक्शन, ये 4 चीजें छोटे छोटे 15 से 20 मिनट के वीडियोस में, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के वीडियोस में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ग्रामर का जो हमारा एक एक्चुअल लेंथ एक क्लास का होना चाहिए 40 मिनट्स, 45 मिनट्स, 1 आवर, डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट एंड द टॉपिक, मैं आपको वो पढ़ाता हुआ दिखूंगा। उसके अलावा एडिशनल चीजें आप लोगों को रेगुलर बेसिस पर प्रोवाइड की जाएंगी ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज हो। मेरा लक्ष्य है कि आप लोगों को, देखिए बहुत सारे लोग अपने अपने स्तर पर शिक्षा दे रहे हैं ऐप्स के माध्यम से, उसके पहले वो लोग यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो मैं भी चाहता हूं कि मैं भी अपने ज्ञान, अपने नॉलेज को आप तक पहुंचाऊं, आप लोगों से जुड़ूं, आप लोगों को इसका लाभ पहुंचाऊं, ठीक है। आइए, तो मैंने ये बताया कि रिलेट में ION जब मैंने जोड़ा तो कहीं कहीं आपको TION लगाना होगा, कहीं ION लगाना होगा, कहीं SION लगाना होगा, ठीक है। तो रिलेट का मतलब क्या होता है? रिलेट एक वर्ब है, समझ में आया? देखिए रिलेट क्या है? एक वर्ब है। आपने ये सफिक्स लगाया तो एक नाउन बनके तैयार हो गया, ठीक है। इसका अर्थ होता है संबंध बताना, संबंध जोड़ना, संबंध दिखाना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है संबंध, ठीक है। अब आ जाइए कुछ और भी वर्ड दिखाते हैं। जैसे एक वर्ड है टीच। तो टीच में जब आपने ER लगाया तो ये क्या बन गया? टीचर। अब आप बताइए टीच क्या है? टीच एक वर्ब है,
ये आपका सफिक्स हो गया और ये आपका नाउन हो गया। उसी तरीके से ER के साथ देखिए AR, जैसे एक शब्द है बेग। बेग मतलब क्या होता है? भिक्षा मांगना या याचना करना। तो इससे क्या बन गया? बेगर। तो बेग इज अ वर्ब, ये आपका सफिक्स और ये आपका नाउन। अब एक बात समझिए, यहां पर आपने जब AR जोड़ा तो आप देख रहे होंगे कि यहां पर ये G डबल हो गया। तो इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कहिए या छोटा सा रूल कहिए या छोटा सा ट्रिक कहिए। एक ट्रिक है CBC। अगर कोई शब्द 3 अक्षर का हो या 3 से अधिक अक्षर का हो तो उसके अंतिम 3 अक्षर, फिर से ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई शब्द 3 अक्षर का हो, ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई शब्द 3 अक्षर का हो या कोई शब्द 3 अक्षर से ज्यादा का हो और उसके अंतिम 3 अक्षर CVC हो। CVC का मतलब कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट। तो जब भी हम लोग उसमें सफिक्स लगाते हैं, स्पेशली ING, ED, ER, AR, OR जब भी लगाते हैं तो लास्ट कॉन्सोनेंट को हम लोग डबल कर देते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर टाइम कॉन्सोनेंट को डबल करने का जो रीजन होता है वो यही होता है कि वो शब्द जिसके अंतिम अक्षर को हमने डबल किया उसमें हम जब सफिक्स जोड़ते हैं तो हमें यह ध्यान रखना होता है कि वो जो शब्द है पहले से उसमें अंतिम 3 अक्षर या तो CVC हो या वो 3 ही अक्षर का शब्द हो और CVC यानी कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट हो। आप देख सकते हैं बेग, B कॉन्सोनेंट है, E वोवेल है और G कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट का जब रूल आएगा तो सफिक्स लगाते समय हमें लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल कर देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक शब्द है क्रिएट। क्रिएट का मतलब क्या होता है? निर्माण करना। आप इसमें OR लगा दीजिए, शब्द हो जाएगा क्रिएटर। अब देखिए, क्रिएट एक वर्ब है, OR सफिक्स है और क्रिएटर नाउन है। निर्माण करना और ये निर्माण करता। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं गॉड इज आवर क्रिएटर। अब एक बात समझिए, जब आपने OR लगाया तो E को हटा दिया। तो स्पेलिंग रूल में आपको ये सब सीखने को मिलेगा, जो मैंने CBC रूल बताया वो भी, और ये जो हम लोग लास्ट के वॉवेल को हटा देते हैं कुछ स्थिति में चेंज कर दिया, जैसे Y को I में चेंज कर दिया जाता है, लास्ट वॉवेल को हटा दिया जाता है, लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है। दीज आर द रूल्स वी यूज। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमने रिलेट में ION लगाया, टीच में ER, बेग में AR और क्रिएट में OR लगाया, और इस तरीके से ये जो शब्द थे वर्ब से नाउन में बदल गए। इसी तरीके से अभी मैं और आपको शब्द बताऊंगा, जैसे एडजेक्टिव में हम लोग लगाते हैं, फिर नाउन में भी लगाते हैं। आइए इसके भी कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को दिखा दूं। जैसे आपके सामने एक शब्द है काइंड, आपके सामने एक शब्द है डार्क, आपके सामने एक शब्द है पोलाइट। अब देखिए, काइंड में आप लगा दीजिए NESS, डार्क में आप लगा दीजिए NESS, पोलाइट में आप लगा दीजिए NESS। अब आप देख लीजिए, ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो एडजेक्टिव्स हैं। डार्क एडजेक्टिव, काइंड एडजेक्टिव और पोलाइट भी एडजेक्टिव। अब इस एडजेक्टिव में आपने सफिक्स लगाया, NESS सफिक्स लगाया। अब आपको मिलेगा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काइंडनेस, काइंडनेस, डार्कनेस, पोलाइटनेस। अब जरा गौर करिए कि एडजेक्टिव में जब हम लोग NESS लगाते हैं तो वो नाउन बन जाता है। जैसे काइंड मतलब दयालु, तो काइंडनेस मतलब दयालुता। डार्क मतलब गाढ़ा या अंधेरा, तो डार्कनेस मतलब गाढ़ापन या अंधेरापन। पोलाइट मतलब विनम्र, पोलाइटनेस मतलब विनम्रता। तो ये सारे जो शब्द आपने देखे ये सब के सब नाउन है। ये सारे जो शब्द हैं वो क्या है? नाउन है। उसी तरीके से मान लीजिए मैंने एक दिखाया, अच्छा चलिए देखिए एक वर्ड और देख लीजिए एडजेक्टिव में। हम लोग जब एडजेक्टिव में आए हैं तो पहले एडजेक्टिव पे चलते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा ब्रेव, ठीक है। अब बताइए इसमें ARY या ERY या सिर्फ RY। देखिए ये तीनों एक ही कैटेगरी के हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि RY लगता है या ERY या ARY लगता है। अगर ARY ERY लगेगा तो समझ लीजिए कि वॉवेल जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे, और RY लगेगा तो डायरेक्ट। अब इसको मैं अगर लिखता हूं तो क्या होगा? ब्रेवरी। अब एक बात बताइए, ब्रेव का मतलब क्या होता है? ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। ये एक एडजेक्टिव है, ये एक आपका सफिक्स है,
और ये आपका क्या है, नाउन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सारे जो एडजेक्टिव्स हैं इनमें जब हम लोग क्या लगाते हैं, सफिक्स लगाते हैं, तो वो भी नाउन में कन्वर्ट हो जाता है और ज्यादातर टाइम वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अभी नाउन में बहुत सारी चीजें पढ़नी है, अभी नाउन को हम लोग पहचानना सीख रहे हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीजें अभी आपको पढ़ने को मिलेंगी जो रूल्स में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे नाउन एंड नंबर पढ़ेंगे, फिर नाउन एंड जेंडर पढ़ेंगे, नाउन एंड केस पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा नाउन से रिलेटेड एरर्स और उसके रूल्स पढ़ेंगे। तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल तक के सारे एग्जाम्स में आपको फायदा होगा। तो अभी आप लोग नाउन पहचानना सीख रहे हैं थ्रू सफिक्स, अभी सिर्फ और सिर्फ सफिक्स की बात हो रही है। आइए इसको हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, एक वर्ड है फ्रेंड, एक वर्ड है किंग, एक वर्ड है चाइल्ड। ठीक है, अब फ्रेंड में आप लगा दीजिए SHIP, किंग में आप लगा दीजिए SHIP। ठीक है, वैसे किंग में एक और वर्ड आप यूज कर सकते हैं DOM, चाइल्ड में आप लगा दीजिए HOHOOD। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड में जब आप SHIP लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, फ्रेंडशिप। किंग में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, किंगशिप। चाइल्ड में आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, चाइल्डहुड। किंग में DOM लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, किंगडम। ठीक है, इसी तरीके से डेमोक्रेसी वाले बहुत सारे आपको शब्द मिलेंगे। तो देखिए ये ऑलरेडी एक नाउन ही है, ये जो आप देख रहे हैं ये ऑलरेडी नाउन है, और ये क्या हुआ, सफिक्स। और ये जो नया शब्द बना, ये सारे शब्द भी नाउन है। बेसिकली ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। तो एक कॉमन नाउन भी अपने साथ एक सफिक्स लगाकर एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदल जाएगा। तो अभी हमने क्या देखा, वर्ब से नाउन हमने बनाया, फिर एडजेक्टिव से नाउन बनाया, और हम लोगों ने एक नाउन से दूसरे टाइप का नाउन बनाया। तो अभी एक बार एक राउंड आप चलिए, फिर सबसे पहले पेज पर चलते हैं। ION जिसमें मैंने आपको दिखाया एक ARERORSHIP HWD DOM NESS। इसके अलावा जैसे CY, तो जैसे डेमोक्रेसी, इंटीमेसी, प्राइवेसी, प्राइवेट से प्राइवेसी, इंटीमेट से इंटीमेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी तो ऑलरेडी एक वर्ड है। ITY सर्टेनिटी, नेशनैलिटी, पर्सनालिटी, एलेट बुकलेट, लिफलेट। ERY जैसे सीनरी, क्रॉकरी, पॉटरी, कैवलरी, इमेजरी। इसके अलावा एज, लीकेज, ब्रेकेज, डैमेज। तो ये जो भी शब्द आप देख रहे हैं ये सारे के सारे जो शब्द के टुकड़े हैं, नॉट वर्ड्स, ये सारे शब्द नहीं है, क्योंकि सफिक्स और प्रीफिक्स का अपना अकेले इंडिपेंडेंट कोई मीनिंग नहीं होता है। जैसे ही वो किसी नाउन के साथ या किसी वर्ब के साथ, किसी एडजेक्टिव के साथ या किसी भी अन्य शब्द के साथ जब जुड़ते हैं तो वो एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक है, सफिक्स प्रीफिक्स का प्रयोग ज्यादातर आप नाउन के साथ देखेंगे, एडजेक्टिव के साथ देखेंगे, वर्ब के साथ देखेंगे, एडवर्ब के साथ देखेंगे। अब मैं यहां पर एक चीज और बताऊं, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था जो मुझे अभी याद आया, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। वर्ड्स को दो तरीके के, दो कैटेगरी में बांटा जाता है। ऐसे देखिए, कैटेगरी बांटने के कई आधार होते हैं। तो शब्दों का जो बनावट होती है, अगर मैं उस आधार पर लेके चलूं तो देखिए, एक होता है स्ट्रक्चर वर्ड्स। स्ट्रक्चर वर्ड्स क्या होते हैं? देखिए, शब्द दो तरीके के होते हैं। एक जो फिक्स्ड होते हैं, जिनमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, जैसे प्रोनाउंस। ज्यादातर प्रोनाउंस क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। उनमें आप कुछ जोड़ के घटा के उन्हें नया शब्द नहीं बना सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जैसे हेल्पिंग वर्ब्स में भी आप कुछ जोड़ के नहीं बना सकते। इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, ये सब जो ज्यादातर वर्ड्स होते हैं, विल, शैल, ये सब के सब क्या हैं? ऐसे शब्द हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें आप अलग से सफिक्स प्रीफिक्स लगा के उसको क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर वर्ड्स बोलते हैं। तो बेसिकली मेरे दिमाग में ये आया, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, डिटरमाइनर्स वगैरह जब हम लोग पढ़ेंगे
तो स्ट्रक्चर वर्ड्स के बारे में भी पढ़ेंगे और उन सारे शब्दों के बारे में भी पढ़ेंगे जो बदल सकते हैं और उन सारे शब्दों के बारे में भी पढ़ेंगे जो बदल नहीं सकते हैं। तो अंग्रेजी में बेसिकली देखा जाए तो नाउन, जैसे नाउन को सिंगुलर प्लुरल बना सकते हैं, नाउन्स में हम लोग सफिक्स प्रीफिक्स लगा सकते हैं, उसी तरीके से एडजेक्टिव्स को भी हम लोग पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में बदल सकते हैं, उसमें भी सफिक्स प्रीफिक्स लगाया जा सकता है, एडवर्ब में भी लगाया जा सकता है, वर्ब में भी लगाया जा सकता है, हेल्पिंग वर्ब्स को छोड़ के। ठीक है, तो प्रोनाउंस, हेल्पिंग वर्ब्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, ये ऐसे शब्द होते हैं जिनमें हम लोग कोई चीज अलग से नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे एक होता है फॉर्म क्लास और एक होता है स्ट्रक्चर क्लास या स्ट्रक्चर वर्ड्स। ठीक है, तो फॉर्म क्लास को हम लोग कहते हैं जो चेंज हो सकता है और स्ट्रक्चर क्लास को हम लोग कहते हैं जो चेंज नहीं हो सकता। पॉसिबली मैं सही भी हो सकता हूँ और गलत भी, मुझे बस रैंडमली याद आया इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं। ठीक है, निश्चित है कि जब मैं आप लोगों को फॉर्म क्लास और स्ट्रक्चर वर्ड्स पढ़ाऊंगा उस समय मैं इसको विशेष स्टडी करूंगा कि इसमें बारीकियां क्या हैं। तो इनमें से दो में से एक फॉर्म क्लास, जैसे जिसका सिंगुलर फॉर्म प्लुरल फॉर्म होता है, जिसका कंपैरेटिव फॉर्म पॉजिटिव फॉर्म होता है, उन्हें हम लोग फॉर्म क्लास कहते हैं, जिनमें कुछ जोड़ घटाव करके हम नए शब्द बना सकते हैं। स्ट्रक्चर वर्ड्स उन्हें कहा जाता है जिनमें हम लोग कुछ जोड़ घटाव नहीं कर सकते, वो फिक्स होते हैं। जैसे एडजेक्टिव में एक सेक्शन होता है डिटरमाइनर, उसी तरीके से प्रोनाउन में उसी तरीके से प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और हेल्पिंग वर्ब जो वर्ब का पार्ट है, ये सब स्ट्रक्चर वर्ड्स में गिने जाते हैं। और फॉर्म क्लास हम लोग उसे कहते हैं जिसके प्रयोग में मतलब हम लोग चीजों को जोड़ घटाव कर सकते हैं। तो अभी तक आप लोग जो सीख रहे हैं ये फॉर्म क्लास के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने नाउन में सफिक्स लगाया, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एडजेक्टिव में सफिक्स लगाया, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने वर्ब में सफिक्स लगाया और इस तरीके से मैंने नए वह शब्द बनाए जो कि नाउन का काम कर रहे थे। अब हम लोग अगले चरण पर चलेंगे, थ्रू पोजीशन। देखिए, आप लोगों को केवल सफिक्स प्रीफिक्स पर नहीं रहना, क्योंकि हम सब जानते हैं कि शब्दों के प्रयोग के आधार पर उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच डिसाइड होता है। तो सफिक्स प्रीफिक्स होने के बावजूद भी हो सकता है वो शब्द किसी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रयोग हो। वैसे जो अभी मैंने बताया वो ज्यादातर नाउन का ही काम करते हैं। आइए, पोजीशन यानी कि कोई शब्द कहां पे लिखा रहेगा तो हमें लगेगा कि वो नाउन है। तो चार चीज आप देखिए। आर्टिकल, आर्टिकल क्या होते हैं जी? ए, एन और द। ए एन द के बाद अगर कोई शब्द आता है तो वो नाउन होता है, जैसे अ बॉय, द बॉय, एन एप्पल। लेकिन क्या जरूरी है कि उसके ठीक बाद आया हुआ शब्द ही नाउन हो? ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि डिटरमाइनर के बाद आने वाले शब्द भी नाउन होते हैं। ऐसे तो आर्टिकल भी डिटरमाइनर ही होता है, लेकिन डिटरमाइनर अलग से इसलिए लिखा गया है क्योंकि डिटरमाइनर और आर्टिकल, देखिए मेन इनका जो रूट होता है वो होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के ही दो पार्ट होते हैं, एक डिटरमाइनर और एक क्वालिटी बताने वाले शब्द। तो डिटरमाइनर हम उन एडजेक्टिव्स को कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ये बताते हैं कि मेरे बाद कोई ना कोई नाउन आने वाला है या आ रहा है या आया है। जैसे संख्या सूचक विशेषण, मात्रा सूचक विशेषण यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, ये जो भी आप जानते हैं ये सारे के सारे डिटरमाइनर्स की तरह यूज किए जाते हैं। डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? तो वैसे एडजेक्टिव्स जो नाउन का गुण दोष नहीं बताते हैं, नाउन के बारे में कोई विशेष सूचना नहीं देते हैं, सिर्फ उनके बाद नाउन आता है और वो नाउन की संख्या, मात्रा ये सब बताते हैं, अधिकार बताते हैं, लेकिन नाउन का कोई गुण दोष नहीं बताते हैं। बस ये बताते हैं कि मेरे बाद कोई ना कोई नाउन आएगा। एक बात और समझिए, एडजेक्टिव्स नॉर्मली नाउन के पहले लगते हैं, जरूरत पड़ने पर हम कुछ स्पेशल वर्ब्स के बाद एडजेक्टिव लगा सकते हैं उसी नाउन के लिए, लेकिन डिटरमाइनर्स हमेशा नाउन के पहले लगते हैं। एक खास बात और है कि नॉर्मली एक नाउन के साथ एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स लगा सकते हैं आप, लेकिन जो डिटरमाइनर्स होते हैं वो नॉर्मली एक बार में एक नाउन के साथ एक ही लगते हैं, कुछ एक केस को छोड़ के। जैसे सेंट्रल डिटरमाइनर, प्री डिटरमाइनर, पोस्ट डिटरमाइनर होता है, उसमें सेंट्रल डिटरमाइनर के पहले एक डिटरमाइनर लग सकता है, उसके बाद एक डिटरमाइनर लग सकता है। जैसे ऑल द बॉयज, तो ऑल भी डिटरमाइनर है, द भी डिटरमाइनर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो जब हम डिटरमाइनर पढ़ेंगे तब सीखेंगे, लेकिन आप समझिए कि जो वर्ड्स संख्या बताते हैं, मात्रा बताते हैं, अधिकार सूचक होते हैं, माई, योर, हिज, हर, डेमोन्स्ट्रेटिव दिस, दैट, दिस, दोज, डिस्ट्रीब्यूटिव ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, उसी तरीके से 1 2 3 4, मच, मोर, लिटिल, सम, ऑल, एनी, बोथ, ये जितने भी शब्द हैं ये सारे के सारे शब्द डिटरमाइनर कहलाते हैं। और इनका जब भी प्रयोग होता है, अगर डिटरमाइनर के रूप में प्रयोग होता है तो इनके बाद कोई ना कोई नाउन आता है। अभी इसके बाद जब आप प्रोनाउन बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों का काम करते हैं। अगर वो प्रोनाउन का काम करेंगे तो उसके बाद कोई नाउन नहीं आएगा, वो शब्द अकेले आएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा दिस इज माई हाउस, तो दिस के बाद कोई नाउन नहीं आया,
लेकिन मैंने कहा दिस हाउस इज माइन, तो दिस के बाद हाउस आया हुआ है। तो जब दिस अकेले आया है तो प्रोनाउन है, लेकिन जब दिस के बाद नाउन आया है तो वो एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी एक डिटरमाइनर है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि वो शब्द उस समय डिटरमाइनर या एडजेक्टिव का काम कर रहा है या फिर प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो ये सारी चीजें आप धीरे धीरे सीखेंगे, अभी मैं बताऊंगा तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। हमारा फोकस आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन है, हमारा फोकस वहां से खत्म हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि अगर कोई आर्टिकल आया है तो समझ जाइए कि आर्टिकल बिना नाउन के प्रयोग नहीं किए जाते हैं। जब भी आर्टिकल आएगा उसके बाद नाउन आएगा ही आएगा। अब कुछ तेज लोग हो सकता है ये कहेंगे सर द के साथ तो एडजेक्टिव भी लगता है, द पुअर, द रिच, द ब्लाइंड। तो भाई साहब द के साथ अगर आप एडजेक्टिव लगाते हैं तो दोनों मिलकर संयुक्त रूप से वो नाउन ही बन जाता है। आइए, तो डिटरमाइनर में जैसे आपको मैंने बताया दिस, दैट, माई, वन, टू, etc, ये सारी के सारे क्या हैं? डिटरमाइनर्स हैं। इसके बाद तो जैसा मैंने बताया कि आर्टिकल के बाद भी नाउन आता है, डिटरमाइनर के बाद भी नाउन आता है, और दोनों एक ही फैमिली के सदस्य हैं। और एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मान के चलिए एडजेक्टिव दादाजी हैं, ये पिताजी हैं, ये उनका पुत्र है। एडजेक्टिव की फैमिली में डिटरमाइनर, डिटरमाइनर की फैमिली में आर्टिकल। तो एडजेक्टिव जो क्वालिटी बताया आपको, क्या शेप, साइज, कलर, टेस्ट इत्यादि, ये सब एडजेक्टिव्स का काम होता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आई हैव अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो ए आर्टिकल हो गया, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया, फ्लावर नाउन हो गया। आई हैव टू वुडन टेबल्स, मेरे पास दो लकड़ी के टेबल हैं, तो टू डिटरमाइनर हो गया, वुडन एडजेक्टिव हो गया, टेबल नाउन हो गया। तो एक चीज समझिए, आर्टिकल के बाद भी नाउन आता है, डिटरमाइनर के बाद भी नाउन आता है, एडजेक्टिव के बाद भी नाउन आता है। मैंने आपको अभी अभी बताया कि एडजेक्टिव तो एक से अधिक आ सकते हैं, लेकिन आर्टिकल या डिटरमाइनर एक ही फैमिली के हैं, तो नॉर्मली एक बार में एक ही डिटरमाइनर देखने को मिलता है, कुछ एक केस छोड़ के। तो किसी नाउन के पहले कोई आर्टिकल भी आ सकता है, उसके बाद कोई एडजेक्टिव भी आ सकता है, और उसके बाद कोई नाउन भी आ सकता है। आर्टिकल की जगह पे आपको कोई डिटरमाइनर भी दिख सकता है, उसके बाद कोई एडजेक्टिव भी दिख सकता है, उसके बाद नाउन आ सकता है। मतलब ये कि आर्टिकल के डायरेक्ट बाद भी नाउन आ सकता है, आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव प्लस नाउन भी आ सकता है, या केवल एडजेक्टिव के बाद भी नाउन आ सकता है। यानी आर्टिकल प्लस नाउन पॉसिबल है, डिटरमाइनर प्लस नाउन पॉसिबल है, एडजेक्टिव प्लस नाउन पॉसिबल है, या फिर ये तीनों पॉसिबल है, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन या डिटरमाइनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। कुछ केसेस में डिटरमाइनर प्लस आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन भी पॉसिबल है। यानी कि अगर एक केस ये हो गया, दूसरा केस ये हो गया, तीसरा केस ये भी हो सकता है कि कोई डिटरमाइनर आए, कोई आर्टिकल आए, कोई एडजेक्टिव आए, और उसके बाद कोई नाउन आए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा ऑल द न्यू हाउसेज, ठीक है, मैंने कहा ऑल द न्यू हाउसेज, सारे नए घर। अब बताइए, डिटरमाइनर भी है, आर्टिकल भी है, एडजेक्टिव भी है, और नाउन भी है। उसी तरीके से मान लीजिए मैं यहां लिखा, ऐसे लिख सकता था ऑल न्यू हाउसेज, ये भी मैं लिख सकता हूं, ठीक है। यहां पर आर्टिकल में द न्यू हाउसेज। अब बताइए, आर्टिकल के बाद भी आपको क्या मिला? एडजेक्टिव मिला, नाउन मिला, आर्टिकल मिला, डिटरमाइनर मिला, एडजेक्टिव मिला, नाउन मिला, डिटरमाइनर, आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन मिला। अब लास्ट आपको क्या दिख रहा है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन जानते हैं आप लोग, इन, एट, ऑन इत्यादि। तो एक बात समझिए, इन सबके पहले एक प्रीपोजिशन भी आ सकता है, क्योंकि प्रीपोजिशन अपने बाद नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग करता है। अब एक बात समझिए, मैं लिख सकता हूं इन द न्यू हाउसेज, इन ऑल न्यू हाउसेज, इन ऑल द न्यू हाउसेज बोल सकता हूं। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल के लिए यहां पर इन लिख लिया, इन। अब आप इन के साथ सबको जोड़ दीजिए, इन द न्यू हाउसेज, इन ऑल न्यू हाउसेज, इन ऑल द न्यू हाउसेज। इसका मतलब यह है कि अगर कोई प्रेपोजिशन आया है, कोई आर्टिकल आया है, कोई डिटरमाइनर आया है, या इवन कोई एडजेक्टिव आया है, तो ये पॉसिबल है। एडजेक्टिव वाले केस में तो हो सकता है कि एडजेक्टिव के पहले ही उसका नाउन आ गया हो। ये अगर वर्ब के बाद एडजेक्टिव आया, अगर एडजेक्टिव को प्रेडिकेटिव यूज के रूप में लिखा गया है, यानी कि मान लीजिए मैंने कहा द हाउस इज न्यू, तो न्यू प्रेडिकेटिव यूज के तहत हाउस के लिए आया है, लेकिन वर्ब के बाद आया है। लेकिन मैं कह सकता हूं द न्यू हाउस, यहां पर एट्रीब्यूटिव यूज। एडजेक्टिव्स दो तरीके से यूज किए जा सकते हैं, एक एट्रीब्यूटिव यूज और एक प्रेडिकेटिव यूज होता है। प्रेडिकेटिव यूज मतलब प्रेडिकेट के वाले पार्ट में, और एट्रीब्यूटिव यूज मतलब पहले वाले पार्ट में सब नाउन के साथ आ सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें एडजेक्टिव का हिस्सा है, अभी हम लोग इस पर डिटेल में नहीं जाएंगे। बस आप एक बात समझिए कि अगर किसी सेंटेंस में कोई आर्टिकल आया है, कोई डिटरमाइनर, कोई एडजेक्टिव या कोई प्रीपोजिशन आया है, तो इन सारे केस में इनके बाद नाउन के आने की संभावना
होती है। अब आपको ये पता करना होगा कि कौन सा शब्द नाउन है और कौन सा शब्द नाउन नहीं। अगर 3-4 शब्द एक लगातार आए हुए हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि सामान्यतः सबसे अंतिम वाला शब्द ही नाउन होगा। अब ये देखिए 1 2 3 नाउन कौन है? हाउस। 1 2 3 कौन है नाउन? हाउस। 1 2 3 4 कौन है नाउन? हाउस। अब एक बात बताइए, इन लग जाएगा तो अब इसकी संख्या बढ़ जाएगी। 1 2 3 4 चौथे नंबर वाला नाउन है। 1 2 3 4 चौथे नंबर वाला नाउन है। 1 2 3 4 5 पांचवें नंबर वाला नाउन है। मतलब ये कि जब शब्द के समूह एक साथ आए और वहां पर कोई आपको आर्टिकल, कोई डिटरमाइनर, कोई एडजेक्टिव, कोई प्रीपोजिशन दिख जाए और लगातार 2-3 शब्द ऐसे आए जो एक साथ आ सकते हैं, तो सामान्यतः हमेशा अंतिम वाला शब्द ही नाउन होता है। और आप प्रैक्टिकल इसको करके देख सकते हैं। मैं आप लोगों को नाउन आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ देखिए कैसे नाउन पहचाना जाता है। तो कल जो आप लोगों ने पढ़ा था उस बेसिस पर भी आप नाउन पहचान सकते हैं, इस बेसिस पर भी नाउन पहचान सकते हैं। इसके बाद एक पीडीएफ है, मैं उसको भी समझा दूंगा। देन जब हम लोग क्वेश्चन बनाने चलेंगे उससे तो वो इजी क्वेश्चन है वहां, लेकिन जब मैं एक पैराग्राफ दूंगा आपको या आप खुद से घर पर कोई पैसेज वगैरह बनाएंगे तो वहां पर भी आपको नाउन पहचानने के लिए किस तरीके के रूल्स या ट्रिक्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिए इसको। देखिए सफिक्स के माध्यम से आप पहचान सकते हैं, पोजीशन के माध्यम से पहचान सकते हैं कि देखिए कौन से शब्द के बाद कौन सा शब्द आएगा तो वो नाउन का काम करेगा। आर्टिकल के बाद नाउन आता है, डिटरमाइनर के बाद, एडजेक्टिव के बाद और प्रीपोजिशन के बाद। अगर आपको ज्यादा जानकारी की आवश्यकता है तो आप या तो फिलहाल किसी बुक से कंसल्ट कर लीजिए या फिर जब मैं दोबारा वीडियो आगे बनाऊंगा डिटरमाइनर पर, आर्टिकल पर, एडजेक्टिव पर, तो वहां पर ये सारी चीजें और क्लियर होंगी। अभी हमारा फोकस नाउन है। अब आ जाते हैं थ्रू क्वेश्चन वर्ड्स। देखिए नॉर्मली मैं आपको कुछ क्वेश्चन वर्ड्स बता देता हूं जो नाउन पहचानने के काम आते हैं। एक होता है हु, एक होता है हुम, एक होता है व्हाट। ठीक है, मुख्य रूप से ये 3 शब्द हैं। ऐसे तो आप लोग वेयर वगैरह भी प्रयोग करके पता कर सकते हैं, लेकिन वो नॉर्मली एडवर्ब पता करने के लिए होता है। तो अभी यहां पर ध्यान दीजिए, हु का अगर कोई आंसर मिलता है, मान लीजिए मैंने कहा हु इज टीचिंग यू, मैंने कहा अजितेश कुमार इज टीचिंग यू, तो अजितेश कुमार कौन हुए? नाउन हुए। ठीक है, whom am I teaching, मैं किसको पढ़ा रहा हूं? I am teaching my students, तो मेरे स्टूडेंट्स क्या हो गया? नाउन हो गए। ठीक है, what am I teaching, मैं क्या पढ़ा रहा हूं? I am teaching English, तो इंग्लिश क्या हो गया? नाउन हो गया। इसका मतलब सामान्यतः who, whom और what का जो आंसर होगा वो आपको एक नाउन के रूप में दिखेगा। कई बार मान लीजिए मैंने कहा आप कहाँ रहते हैं, where do you live, आप अगर एक शब्द में आंसर देंगे पटना, तो पटना एक्चुअली में नाउन है। लेकिन आप अगर पूरी बात कहेंगे I live in पटना, I live in दिल्ली, तो इन पटना और इन दिल्ली एक्चुअली में क्या है? प्रीपोजिशन प्लस नाउन है, जो कि कंबाइंड तरीके से वेयर का आंसर है, और वेयर का आंसर एक एडवर्ब होता है। हाँ, एडवर्ब के आंसर को अगर आप एनालाइज कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि एक प्रीपोजिशन एक नाउन, एक प्रीपोजिशन एक एडजेक्टिव एक नाउन आपको दिख रहा है। तो उसमें अगर आप उस पार्ट को एनालाइज कीजिएगा तो अंतिम शब्द आपको एक नाउन के रूप में मिलेगा। ठीक है, जैसे आई एम टीचिंग इन माई क्लासरूम, इन माई क्लासरूम, इन प्रीपोजिशन माई डिटरमाइनर, क्लासरूम नाउन। लेकिन इन माई क्लासरूम ओवरऑल क्या है? एक एडवर्ब है जो प्लेस बता रहा है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे पता चलेगा। तो मुख्य रूप से हु, हुम और व्हाट के जो आंसर होते हैं वो, यानी कि कौन, किसे और क्या का उत्तर हमेशा नाउन होता है। प्रोनाउन भी हो सकता है, तो आप इसको प्रोनाउन को इसमें मत मिक्स करिएगा, क्योंकि प्रोनाउन तो नाउन के बदले ही आता है। अब बात करेंगे हम लोग थ्रू इट्स यूजेज। अभी मैं आप लोगों को इन शॉर्ट बता दे रहा हूं, फिर जब हम लोग अगले पार्ट में इसका डिटेल पढ़ेंगे कि यूजेज के बारे में फिर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए नाउन का यूज क्या क्या हो सकता है। तो नाउन नॉर्मली एक सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। अब आपको आगे ये पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट मतलब क्या है। वर्ब का भी ऑब्जेक्ट होता है, प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है। तो वर्ब का ऑब्जेक्ट भी नाउन होता है, प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट नाउन होता है। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट बनता है, मुख्य रूप से सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अब आपको पता है कि कई बार आपको ऐसा भी सिचुएशन मिलेगा जब कोई नाउन एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा। आई वॉन्ट टू बिकम अ प्लेयर, मैं एक खिलाड़ी बनना चाहता हूं। तो मैं क्या बनना चाहता हूं? मैं खिलाड़ी बनना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू बिकम अ क्रिकेट प्लेयर, मैं एक क्रिकेट का खिलाड़ी बनना चाहता हूं। अगेन पूछिए मैं क्या बनना चाहता हूं? खिलाड़ी। कैसा खिलाड़ी? क्रिकेट वाला खिलाड़ी। यहां पर क्रिकेट शब्द नाउन होते हुए भी नाउन नहीं है, क्योंकि वो प्लेयर को क्वालिफाई कर रहा है और प्लेयर के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो क्रिकेट यहां पर एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है। तो अगर आप चाहें तो आप ये भी समझ सकते हैं कि नाउन एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है। तो सब्जेक्ट का काम, ऑब्जेक्ट का काम, कॉम्प्लीमेंट का काम और एडजेक्टिव का। अब जब आप कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट वर्ब का भी होता है, ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का भी होता है।
सब्जेक्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अभी मैंने पिछले एक वीडियो में भी सब्जेक्ट के बारे में, जो वर्ड ऑर्डर का लास्ट वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मैंने डिस्कस किया था सब्जेक्ट के बारे में लास्ट में, लेकिन एक बार मैं और करूंगा क्योंकि वो लास्ट में मैंने किया था, तो हो सकता है लास्ट तक बहुत लोग नहीं देखते हो या बहुत पढ़ते पढ़ते लोग कंफ्यूजन में हो जाते हैं। तो एक बार कंप्लीटली सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, ये सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी। नाउन एडजेक्टिव का भी काम करता है, ये भी डिस्कस किया जाएगा। तो अभी मैंने आप लोगों को क्या सिखाया कि कोई भी नाउन अपने सफिक्स के माध्यम से, अपने पोजीशन के माध्यम से, अपने क्वेश्चन वर्ड के माध्यम से और अपने यूजेज के माध्यम से पहचाना जा सकता है। कोई भी शब्द अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो 99% टाइम ये चांस है कि वो एक नाउन है, नहीं तो प्रोनाउन होगा। तो प्रोनाउन होगा तो नाउन के बदले ही आता है और उनकी संख्या लिमिटेड है, इसलिए आप प्रोनाउन तो आराम से पहचान सकते हैं। ऑब्जेक्ट का काम भी नाउन करते हैं या फिर उनके बदले प्रोनाउन आएंगे। कॉम्प्लीमेंट का काम कोई नाउन करता है या उसके बदले कोई प्रोनाउन आएगा। हाँ, एडजेक्टिव वगैरह का भी इस्तेमाल कॉम्प्लीमेंट की तरह किया जाता है, एडवर्ब का भी यूज कॉम्प्लीमेंट की तरह किया जाता है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ नाउन ही कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट का काम नाउन करता है, ठीक है। उसके अलावा नाउन एडजेक्टिव का भी काम करता है। तो आज हम लोगों ने ये सीखा कि हम नाउन को पहचानेंगे कैसे, ठीक है। आइए, तो आप यहां देख चुके, यहां पे सफिक्स मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिया, फिर इसको भी मैंने बता दिया, और इसके बाद स्ट्रक्चर वर्ड मुझे बताना था। अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूं एक्सरसाइज पर, जो मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था, उसके एक्सरसाइज को मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। उसके बाद आप लोग इसके बारे में इसको मतलब कंक्लूड करेंगे। देन अगले पार्ट में हम लोग जब चलेंगे तो एक और पीडीएफ है, मैं उससे नाउन को समराइज कर दूंगा, कुछ और क्वेश्चंस नाउन आइडेंटिफिकेशन पे मैं बनवा दूंगा। इसका मतलब कि आज के क्लास के बाद एक और क्लास और आपका नाउन बेसिक लेवल पर समाप्त हो जाएगा। आप नाउन पहचानना सीख जाएंगे, आप नाउन के टाइप्स पहचानना सीख जाएंगे, मतलब कि आप नाउन के बारे में एक जो बेसिक जानकारी है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों को आगे नाउन एंड नंबर, नाउन एंड केस और नाउन एंड जेंडर पढ़ाया जाएगा। यानी नाउन से संबंधित जो चैप्टर्स हैं, सिंगुलर प्लुरल बनाना, मैस्कुलिन फेमिनिन के बारे में, इसके अलावा सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस ना। एक चीज और मैंने अभी अब मेरे दिमाग में था, मैं भूलने वाला था, मैं आपको बताऊं, एक शब्द है एपोजिशन। इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिशब्द। नाउन इन एपोजिशन एक टर्म है जो आप लोगों को मैं आगे पढ़ाऊंगा। नाउन, जैसे मान लीजिए मैंने कहा नीतीश कुमार द चीफ मिनिस्टर, फिर मैं कॉमा लगा के कुछ और लिखूंगा, हालांकि वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हो चुके, लेकिन मैंने समझाने के लिए कहा नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर, नीतीश कुमार द टीचर। तो ये देखिए, नीतीश कुमार द चीफ मिनिस्टर, ये दो लोग नहीं है, ये एक ही है। तो ये जो डबल कॉमा से सेपरेट करके जो नाउन यूज किया गया है, इसी को हम लोग कहते हैं नाउन इन एपोजिशन, जो पिछले वाले शब्द का ही प्रतिशब्द है। यानी ये दिखाता है कि मैं क्लियर कर रहा हूं कि नीतीश कुमार कौन, चीफ मिनिस्टर। नीतीश कुमार इज माई फ्रेंड, और हो सकता है कोई भी नीतीश कुमार मेरे दोस्तों। नीतीश कुमार द चीफ मिनिस्टर इज माई फ्रेंड, नीतीश कुमार जो कि मेरे जो मुख्यमंत्री है वो मेरे मित्र। इसका मतलब ये क्लियर करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये भी नाउन का एक प्रयोग है जो आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो मैंने आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन आज पढ़ाने के लिए बोला था, जिसमें हल्के फुल्के यूसेज के बारे में भी मैंने आपको हिंट किया। अगला मेरा जो वीडियो होगा या अगला जो मैं पार्ट बनाऊंगा उसमें मैं यूजेज ऑफ नाउन भी पढ़ाऊंगा। उसके अलावा जेंडर, पर्सन, केस, ठीक है, ये सारी चीजें भी पढ़ाई जाएंगी, उसके से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनवाए जाएंगे। तो बेसिक लेवल पर जितनी चीजें पॉसिबल हैं मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तब हम लोग प्रोनाउन चलेंगे, यानी आने वाले एक वीडियो, 2 वीडियो या 3 वीडियो में हम लोग नाउन के ये सारे पार्ट्स पढ़ के फिनिश कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज में आप लोगों को बनवा दूं जो मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था।